आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं मनसबदार्स और जागीरदार्स को। कौन होते थे ये और क्या इनका काम होता था। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse bodies of people. जैसे जैसे मुगलों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, भारत के अलग अलग रीजन इनके कंट्रोल में आते जा रहे थे और इसी वजह से जो मुगल्स थे इन्हें बहुत से डाइवर्स बॉडीज़ को भी रिक्रूट करना पड़ा। मतलब अलग अलग तरीके के लोगों को अपने जो दरबार है उसमें लेना पड़ा। From a small nucleus of Turkish novels, they expanded to include Iranian, Indian, Muslim, Afghan, Rajput, Maratha and other groups. शुरुआत में जो मुगल्स थे इनके दरबार में केवल टर्किश नोबल होते थे जिन्हें तुरानीस कहा जाता था, लेकिन इसके बाद जब इनका साम्राज्य बढ़ा तो यहाँ पर ईरानियन, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स और मराठा भी शामिल हो चुके थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुगल सर्विस को ज्वाइन करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. The term mansabdar refers to an individual who hold a mansab, means position or a rank. ये जो टर्म है मनसबदार, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो होल्ड करता है एक मनसब को। मनसब मतलब एक पोजीशन या फिर रैंक। ये बेस्ड होती थी ग्रेडिंग सिस्टम पर। इसी के हिसाब से मुगल फिक्स करते थे रैंक को, सैलरी को और उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। ये जो मनसबदार होते थे इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता था जात, और इसी जात के हिसाब से उनकी रैंक को और उनकी सैलरी को डिटरमाइन किया जाता था। The higher the जात, the more prestigious was the noble's position in the court and the larger his salary. ये जो जात होती थी ये जितनी ज़्यादा हाई होती थी उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस नोबल की पोजीशन होती थी, उस व्यक्ति की पोजीशन होती थी कोर्ट में, और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी होती थी। The Mansabdar military's responsibility required him to maintain a specific number of सवार और cavalrymen. अब जो मनसबदार होता था इसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती थी? वो ये होती थी कि उसे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार, मतलब जो कैवलरी मैन होते हैं, घुड़सवार होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक नंबर मेंटेन करके रखना होता था, जैसे सवार भी कहा जाता था। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर अ रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज अ सैलरी। फिर ये जो मनसबदार होते थे इन घुड़सवारों को लेकर जाते थे, उन्हें रजिस्टर करवाते थे और उनका जो घोड़ा होता था घुड़सवारों का उसका रजिस्ट्रेशन होता था। फिर उसके बाद जाकर उन्हें पैसा मिलता था ताकि वो उन्हें सैलरी पे कर पाएं। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स विच वर समवॉट लाइक इक्तास। अब ये जो मनसबदार हैं इनकी सैलरीज कैसे तय होती थी? ये तय होती थी जागीर के हिसाब से। मतलब जो मनसबदार है उनकी सैलरी के हिसाब से उन्हें एक ज़मीन दे दी जाती थी, एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जिसे जागीर कहा जाता था, और उस ज़मीन से, उस जागीर से मिलने वाला रेवेन्यू ही उनकी सैलरी कहलाता था। और ये काइंड ऑफ मिलता जुलता था किससे? इक्ता से। बट ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर होता था इक्ता सिस्टम या मुक्ति सिस्टम। इक्ता और मुक्ति सिस्टम में एक पोजीशन में, एक पूरे एरिया में एक व्यक्ति अपनी पावर को बना के रखता था और वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करता था। बट अनलाइक मुक्तिस, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर। ये जो इक्तास होते थे, मुक्ति होते थे, ये अपनी ज़मीन, जो उनकी जो ज़मीन होती थी उसके अंदर होते थे और वहाँ से सारा मैनेजमेंट करते थे। लेकिन मनसबदार के लिए ये बाउंडेशन नहीं थी, वो उस जगह पर नहीं होते थे जो उनकी जागीर होती थी, वो बाहर रहकर उन जागीर को एडमिनिस्टर किया करते थे। They only had right to revenue of their assignment which was collected for them by the servant while the Mansabdar themselves served in other part of the country. ये जो जागीर होती थी यहाँ से पैसा वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए उनके नौकर लगे होते थे, जबकि मनसबदार खुद देश के किसी और हिस्से में डिप्लॉय होते थे, वो अपना काम वहाँ कर रहे होते थे। In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार। अब आप ये सोचिए कि एक मनसबदार है, उसकी सैलरी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 10,000 रुपये है।
तो उसे उतनी ही जगह दी जाएगी जहाँ से 10,000 रुपये के लगभग थोड़ा कम या ज़्यादा टैक्स वसूल हो सके, ऐसी जगह असाइन की जाती थी। और अकबर के टाइम पर यह सिस्टम बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जाता था। बट बाय औरंगजेब्स रेन दिस वॉज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम। अब जब औरंगजेब का शासन शुरू हुआ तब इन मनसबदारों की जो संख्या थी ये बढ़ गई थी, और मनसबदारों का बढ़ना मतलब जागीरों का बढ़ना, और जागीरों का बढ़ जाना मतलब जो रेवेन्यू वहाँ से पहले मनसबदारों को मिलता था वो उनके जो ग्रांटेड सम है, मतलब जो उन्हें सैलरी प्रॉमिस की जाती थी, हमेशा उससे कम होती थी। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार विच मींट अ लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव अ जागीर। और मनसबदारों के बढ़ जाने की वजह से उन्हें उनकी जागीर मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। जो औरंगजेब था वो एक मनसबदार को अपॉइंट करता था, लेकिन ये जो मनसबदार थे ये उनके कोर्ट में ज़्यादा संख्या में बढ़ चुके थे। इसी वजह से जागीरों को भी बढ़ाना था, लेकिन जागीर बढ़ाना इतना इजी टास्क नहीं था, इसीलिए जो मनसबदार थे उन्हें जागीर के लिए वेट करना पड़ता था। और इन्हीं सभी फैक्टर की वजह से एक दिक्कत हो गई, एंड द फैक्टर वॉज इट क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर। यहाँ पर जो जागीर थी उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। As a result, many जागीरदार tried to extract as much as revenue as possible while they had a जागीर। अब आप सोचिए कि अकबर के रेन में जो मनसबदार थे वो कम थे, जागीर बड़ी होती थी, इस वजह से जो वहाँ का एडमिनिस्टर होता था, जो वहाँ का मनसबदार होता था, वो उतना फोर्स नहीं करता था वहाँ पर रहने वाले किसानों को कि वो टैक्स पे करें, क्योंकि उन्हें ईजीली उतना मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पर यहाँ पर वो जो जागीरदार होते थे ये पूरी कोशिश किया करते थे कि जितना ज़्यादा वो वहाँ से रेवेन्यू निकाल सकें निकाल लें। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन एंड द पीसेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। औरंगजेब अपने लाइफ के लास्ट ईयर में, अपने रेन के लास्ट ईयर में इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने में असमर्थ रहा, वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, और इसी वजह से आगे चलकर जो किसान थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ मनसबदार। ये आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति एक मनसबदार है जो कि अपने कैवलरी मैन के साथ बैठा हुआ है और मार्च कर रहा है आगे की ओर। यहाँ पर एक और फिगर है जो कि शाहजहां के रेन की है। यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राइब ले रहा है, मतलब पैसा ले रहा है गलत तरीके से, और दूसरा व्यक्ति है एक टैक्स कलेक्टर जो कि पनिश कर रहा है पीसेंट्स को, किसानों को वो परेशान कर रहा है टैक्स के लिए।